गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आपके 14वीं लेसन में आपने जो पढ़ा उसके बाद में आपका अगला जो पॉइंट आ रहा वो आ रहा जैव रासायनिक चक्र, जिसको हम जैव भू रासायनिक चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखो, जैव भू रासायनिक चक्र में आपको ये देखना है अपना जो जीवमंडल है, जीवमंडल के अंदर जीव रहते हैं। इन जीवों का वातावरण के साथ संबंध किस प्रकार से है, किस प्रकार से जैविक तथा अजैविक पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैविक और अजैविक पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस पाठ के अंदर जो आपका ये पॉइंट है उसमें ये पढ़ेंगे। इसमें आपको चक्र पढ़ाए जाएंगे। इसमें देखना आपका पहला जो चक्र आ रहा है वो आ रहा है जलीय चक्र है। जलीय चक्र जलीय चक्र में गर्मियों के दिनों में भयंकर जो गर्मी पड़ती है उन दिनों में समुद्र से जल है, जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है तथा संघनन द्वारा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। फिर इस पृथ्वी पर जो जल है इसका उपयोग प्राणी करते हैं और पादप करते हैं। पादप और प्राणी ये इस बरसात के जल का उपयोग करते हैं। पादप अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर O2 को उपयोग करते हैं। ये तो बरसात के रूप में पानी पृथ्वी पर गिरता है। मनुष्य के द्वारा भूजल का उपयोग भी किया जाता है। इसको पाइप के माध्यम से, पंप के माध्यम से भूमि से जल को निकालते हैं और सिंचाई के रूप में, पीने के रूप में जल का उपयोग करते हैं। जैसे ये समुद्र है, सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है और वाष्प बनती है। क्या बनती है? वाष्प बनती है और इस वाष्प से बादल बनते हैं और बादल है वो वर्षा के रूप में बरसते हैं। ये पृथ्वी भूजल का उपयोग भी पादप करते हैं, प्राणी करते हैं। ये है सतही जल। इस प्रकार से जैव भू रासायनिक चक्र में जो जल चक्र है वो इस प्रकार चलता है। जल चक्र इस प्रकार से चलता है। इसके बाद में नाइट्रोजन चक्र।
नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। देखो वातावरण के अंदर वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और नाइट्रोजन को पादप अपनी जैविक क्रियाओं में काम में लेते हैं, जैविक क्रियाओं में काम में लेते हैं। नाइट्रोजन को पादप सीधे ही ग्रहण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इनको ये नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करते हैं। पादप नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं और इनको ये नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। आपने नाम सुना होगा N2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन वो अमोनिया, NO2, NO3, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये अमोनिया, ये नाइट्राइट और ये नाइट्रेट। इस प्रकार से नाइट्रोजन के यौगिकों के अंदर चेंज होता है। इस क्रिया को ही हमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और अमोनिया NH4+ हाइड्रोजन को जोड़कर अमोनियम आयन भी बनाती है। क्या बनाती है? अमोनियम आयन भी बनाती है। अब देखो नाइट्रोजन किस प्रकार से इस वातावरण के अंदर अपने यौगिकों में चेंज होती है और किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो देखते हैं। जैसे ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल नाइट्रोजन जिसका एक तो होता है जैविक N2 स्थिरीकरण, जैविक N2 स्थिरीकरण, एक होता है औद्योगिक N2 स्थिरीकरण, औद्योगिक N2 स्थिरीकरण, एक होता है वैद्युत N2 स्थिरीकरण। ठीक है, इनमें ये और ये और ये तीनों क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। तीनों क्या बनाते हैं? अमोनिया। उद्योगों के अंदर हेबर विधि के माध्यम से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया चेंज होता है NO2 में और NO2 चेंज होता है NO3 के अंदर। इस प्रकार से ये प्रक्रम चलता है।
हम यहाँ पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों के अंदर चेंज करते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिकों को वापस नाइट्रोजन के अंदर चेंज करते हैं। तो नाइट्रोजन के यौगिकों का नाइट्रोजन में चेंज होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। तो हम इस क्रिया को क्या बोल देंगे? विनाइट्रीकरण। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? हमें विनाइट्रीकरण। ये तो नाइट्रोजन की यौगिक हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। पादप जैवभार प्राणी इनको पादपों से ग्रहण करते हैं। प्राणी जैवभार, ठीक है। प्राणी जैवभार, इन दोनों की मृत्यु होती है तो सड़ता हुआ जैवभार दोनों हैं। कौन 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 से हैं? एक तो प्राणी और पादप। फिर जैसे ही सड़ेगा तो अमोनीकरण की क्रिया होगी। अमोनीकरण, जिसके अंदर निर्माण होगा किसका? अमोनिया का। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र चलता है। क्या चलता है? नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडलीय नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। कितनी है? 78% है। अब देखो पादपों के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किस प्रकार से उपयोग में आती है? इसमें जैसे राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जो करता क्या है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के अंदर ही चेंज करता है। तो ये एक प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। ये क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। ये क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। इसके अलावा स्यूडोमोनास, ये भी क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। इस प्रकार आप नाइट्रोजन चक्र को आप पढ़ सकते हैं। अब देखो नाइट्रोजन पादपों को अधिक मात्रा में काम में आने वाला तत्व है, इसलिए इसको क्रांतिक तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक तत्व है। क्रांतिक तत्व है। वैसे तीन होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीन होते हैं क्या? क्रांतिक तत्व। जब आप मार्केट से आप जैव रासायनिक जो उर्वरक होता है, रासायनिक जो खाद होते हैं, उनको आप लेके आएंगे तो आपको तीनों तत्व उसके ऊपर आपको लिखे हुए मिलेंगे जो पादपों को अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। यह जो क्रिया है इस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज होना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, और ये जो यौगिक बन रहे हैं इनको हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। अब देखो, और ये जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं और नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रोजन के अंदर चेंज हो रहे हैं, इसके अंदर चेंज हो रहे हैं, नाइट्रोजन के अंदर चेंज हो रहे हैं। इस क्रिया को बोलेंगे हम डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन क्या बोलेंगे?
डिनाइट्रिफिकेशन। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः वापस नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो चक्र वो क्या होता है, चलता रहता है। और जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मुख्यतः SO2 के साथ मिलती है और अम्लीय वर्षा करती है। क्या करती है, अम्लीय वर्षा करती है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद में आता है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र, कार्बन चक्र। अब देखो वायुमंडल में CO2, वायुमंडलीय CO2 जो एक प्रकार से अन्य गैसों के अंदर आती है। 78% नाइट्रोजन गैस और 21% O2 गैस और 1% में जो है वो अन्य गैसें हैं, जिनमें CO2, इसके अलावा अन्य जो गैसें होती है वो होती है। वायुमंडलीय जो CO2 है इसका उपयोग करते हैं प्लांट। कौन करते हैं, पादप इसका उपयोग करते हैं और उपयोग करके क्या बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। ये वायुमंडलीय CO2 है, इसका उपयोग करते हैं कौन है, पादप। और पादप क्या बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। पादप CO2 को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं। पादप करते क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेंगे, कार्बनिक यौगिक बनेंगे। अब इन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करेंगे जंतु, प्राणी। इन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करेंगे, इन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करेंगे कौन है, प्राणी। अब प्राणियों के अंदर भी क्या होता है, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका क्या होता है, विघटन होता है, विघटन। श्वसन, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है बताओ, CO2 गैस निकलती है, जो वातावरण में मुक्त हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ प्राणी जब ग्रहण करते हैं, उन प्राणियों के अंदर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसमें विघटन हो गया और श्वसन की जब क्रिया होती है तो CO2 गैस बाहर निकलती है। ये CO2 गैस किसके अंदर, वातावरण या वायुमंडल के अंदर चली जाती है। अब देखो, यदि पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थ घुलावा है तो पानी के अंदर क्या बनता है, कार्बोनेट। पानी में कार्बोनेट, पानी में कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। जैसे ये पादप हैं वो सड़ेंगे गलेंगे तो उनसे किसका निर्माण होगा, कोयले का निर्माण होगा। तो क्या बनेगा, कोयला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। अब जैसे जंतु मरेंगे तो इनसे पेट्रोलियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक ही होता है। पेट्रोलियम भी क्या है, कार्बनिक यौगिक ही होता है। इस प्रकार से कार्बन है, कार्बन का जो चक्र है वो इस प्रकार चलता रहता है। कार्बन को मुख्यतः पादप CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं, CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों के अंदर अनेक कार्बनिक यौगिक बनते हैं जिनका उपयोग प्राणियों के द्वारा किया जाता है। इन प्राणियों के अंदर जो कार्बनिक यौगिकों का जो उपयोग होता है उनके शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
किसके लिए आवश्यक है? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का उपयोग प्राणी करते हैं और अपने दैनिक जीवन के अंदर अनेक कार्बनिक यौगिकों का उपयोग भी प्राणी करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग प्राणी अपने दैनिक जीवन के अंदर अनेक प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको बनाने में करते हैं। जैविक जो खाद है उसको बनाने में करते हैं, रासायनिक जो खाद होते हैं उनको बनाने में करते हैं। इस प्रकार से कार्बन का स्थिरीकरण होता है, कार्बन का चक्र ही चलता है। इसके बाद में आता है O2 चक्र, ऑक्सीजन चक्र, O2 चक्र। O2 चक्र देखो, वायुमंडलीय O2, ठीक है। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है वो 21% है। इसका उपयोग श्वसन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? श्वसन के रूप में। वायुमंडल जो O2 है इसका उपयोग किस रूप में होता है? श्वसन के रूप में होता है। प्राणी हो चाहे पादप हो, ये सब किस रूप में करते हैं? श्वसन के रूप में करते हैं। जैसे श्वसन होगा तो देखना क्या क्या बनेंगे? CO2 गैस बनेगी और क्या बनेगा? H2O बनेगा। CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इन CO2 और H2O इन दोनों को उपयोग प्लांट किस रूप में करेंगे बताओ? प्रकाश संश्लेषण के रूप में। ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के रूप में इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखना प्रकाश संश्लेषण के अंदर O2 गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस होगी मुक्त? O2 गैस मुक्त होगी और प्रकाश संश्लेषण के समय क्या बनेगा? कार्बनिक यौगिक बनेगा, कार्बनिक यौगिक। फिर कार्बनिक यौगिक मुख्यतः है ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और इसका भी उपयोग होता है किसके अंदर? श्वसन के अंदर। इस प्रकार से अपना O2 चक्र चलता है। श्वसन के अंदर जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के अंदर O2 गैस का उपयोग होता है। ऑक्सीकरण के अंदर O2 गैस का उपयोग होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का जो चक्र है वो चलता रहता है। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव। अब देखो, जैसे कोई कांच का कोई घर हो, एक बॉक्स हो, उस बॉक्स के अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो आती है। सूर्य की किरणें क्या है? आती है, अपने साथ उष्मा को लेकर आती है। किसको लेकर आती है? उष्मा को लेकर आती है। जब इनका परावर्तन होता है, परावर्तन इनका हो जाता है, यस या नो? लेकिन ये अपने अंदर इस बॉक्स के अंदर उष्मा को छोड़ देती है। तो ये बॉक्स कैसा गर्म हो गया? कैसा हो गया? ये गर्म हो गया। बस ग्रीन हाउस प्रभाव इसे ही कहते हैं। इससे पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो अपने साथ उष्मा को लेकर आती है। जैसे ये पृथ्वी है और ये इसके चारों ओर का क्या है? वातावरण है।
और ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। यहाँ से इसके ऊपर सूर्य की जो किरणें वो आ रही है। कुछ भाग तो बादलों से टकरा कर ही, ये क्या है? वातावरण। कुछ भाग तो वातावरण के अंदर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल की विभिन्न परतों से टकराकर इन किरणों का कुछ भाग वहां से परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग पृथ्वी पर गिरता है, इनका परावर्तन होता है, तो ये अपने साथ ऊष्मा को लेकर आती है, जिसके कारण वातावरण का जो तापमान है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ये जो वातावरण है वो क्या हुआ? गर्म हो गया। ऐसा हो गया? गर्म हो गया। इस प्रकार इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही वायुमंडल का जो तापमान है वो चेंज होता रहता है। गर्मियों के दिनों में जो आप देखते हैं वायुमंडल का जो तापमान है वो अधिक क्यों होता है? इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इस पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण अधिक गर्मी पड़ती है। अब तो ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है, जो तापमान है वो क्या होता है? बढ़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस से प्रभाव ही है। ग्रीन हाउस प्रभाव आवश्यक भी है। क्यों है? क्योंकि एक निश्चित तापमान पर ही अपने शरीर के अंदर जो क्रियाएं वो चलती है। प्लांट वो श्वसन की क्रिया करते हैं और प्रकाश से संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होना हमारे लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद में एक पॉइंट है वो है ओजोन परत। ओजोन परत ये क्षोभमंडल में पाई जाने वाली परत होती है। क्षोभमंडल इस परत पर सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें आकर गिरती है, जो पृथ्वी के जीवों के लिए हानिकारक होती है, उनमें त्वचा के कैंसर करती है। फोड़े, फुंसी जो होती है त्वचा पर, वो इस पराबैंगनी विकिरणों के कारण ही होती है। ये पराबैंगनी विकिरणें हानिकारक होती है। इसलिए ये जो ओजोन जो परत है, ये ओजोन परत एक प्रकार से अपना क्या है? सुरक्षा आवरण है। सुरक्षा आवरण है, एक प्रकार का क्या है? सुरक्षा आवरण है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। इस प्रकार ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ऑक्सीजन एक द्विपरमाणु गैस है और ये एक O2 के साथ मिलकर के O3 गैस बनाती है। इस O3 गैस को हम क्या बोलते हैं? ओजोन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन गैस बोलते हैं। ओजोन गैस इसको बोलते हैं। और ये ओजोन परत है वो ओजोन गैस की ही बनी होती है। ओजोन परत ओजोन गैस की बनी होती है। ओजोन परत है, इसकी मोटाई में जो कमी है वो अत्यधिक प्रदूषण के कारण, अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण इसकी मोटाई क्या है? कम हुई है, जिसके कारण सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें हैं वो इस पृथ्वी पर आ रही है और जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कैंसर है वो उत्पन्न कर रही है। तो ओजोन जो गैस है उसकी मोटाई को कम करने के लिए मुख्य उत्तरदायी जो गैस है वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? इस ओजोन गैस की जो परत बनी है, क्या ओजोन परत, जिसको ये कम करती है। चलो ठीक है, आपका ये पार्ट है और ये पार्ट कंप्लीट